तो स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जापान और रशिया के बीच में एक आइलैंड को लेके विवाद के बारे में। इस आइलैंड का नाम है कुरिल आइलैंड। तो आइए आइए जानते हैं क्या है ये कुरिल आइलैंड और क्या है जापान और रशिया के बीच में ये विवाद का वजह। तो जो कुरिल आइलैंड है ना, आप देख सकते हैं इस मैप में, यह है जापान का एक मैप जो है पैसिफिक ओशन के ऊपर। इस जापान के मैप में आप देख सकते हैं जापान चार आइलैंड को लेके जापान जो देश है वो बना हुआ है। इस जापान के नॉर्थ में ये जो आइलैंड का श्रेणी है ना, इस आइलैंड को ही हम लोग कहते हैं कुरिल आइलैंड। ओके। इस कुरिल आइलैंड को लेके ही रशिया और जापान के बीच में विवाद अभी बरकरार है। ये विवाद नया विवाद नहीं है। विवाद हिस्ट्री के और इतिहास के बहुत साल पहले से ही ये विवाद बरकरार है। तो अभी के लिए विवाद क्यों उभर के आया है? अभी के लिए विवाद उभर के आया है, आप सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जारी है, जिसका कोई रेजोल्यूशन अब तक तो नहीं आया। तो इसी बीच में जापान भी सोचा कि चलो एक काम करते हैं, सब वेस्टर्न कंट्रीज वैसे ही रशिया के खिलाफ है, हम भी अपना पासा फेंक देते हैं। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी अभी जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक निकला ना, डिप्लोमेटिक ब्लू बुक मतलब जैसे हम लोगों का बजट होता है, हर साल के बजट में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगले साल कैसे स्पेंडिंग करेंगे। तो उन लोगों का भी एक एनुअल रिपोर्ट होता है कि पिछले साल कैसा कैसा गया था और आने वाला साल कैसा होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो। इस एनुअल रिपोर्ट को ही जापान के लोगों डिप्लोमेटिक ब्लू बुक के नाम से जानते हैं। ये जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है, इसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि ये जो आइलैंड है ना, पूरा का पूरा आइलैंड जापान का हिस्सा है, रशिया का हिस्सा नहीं। पर रशिया इसमें अपना क्लेम करता है। रशिया क्लेम नहीं करता, रशिया ये जो जाप आइलैंड का जो ए वाला हिस्सा है ना, ये जो आइलैंड का ए वाला हिस्सा है, इस आइलैंड के हिस्सों में रशिया अपना प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग और अपना डिफेंस फैसिलिटी बना चुका है। और जापान को ये बात बिल्कुल नहीं खटकती। तो जापान ने क्लेम किया है कि पूरा का पूरा आइलैंड हमारा है, हमें आइलैंड दे दो। तो क्या है इस आइलैंड को लेके इतना विवाद का वजह क्या है? तो वजह हम बाद में जानेंगे, पहले विवाद का हिस्ट्री, विवाद का इतिहास हम जान लेते हैं। तो विवाद का शुरुआत है 1855 से लेकर 1855 में साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ शिमोदा। ट्रीटी ऑफ शिमोदा में यही डिसाइड हुआ था कि ये जो रशिया और जापान के बीच में जो आइलैंड थे, इस आइलैंड का ठीक ए वाला हिस्सा रहेगा जापान के पास, और जो बाकी का हिस्सा है ना, वो रहेगा रशिया के पास। तो काफी समझौता पूर्वक डिसीजन था। पर उसके बाद में जापान हो चुका है एग्रेसिव, जापान युद्ध में जाने लगा। 1875 में जापान ने इस आइलैंड पे कब्जा कर लिया। ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है ना, इस पूरे के पूरे आइलैंड में 1875 में जापान ने कब्जा कर लिया। और इस कब्जे के बाद रशिया को अपना जो हिस्सा था आइलैंड का वो छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1905 में जापान ने फिर से रशिया के ऊपर हमला कर दिया, और इस हमले में भी रशिया हार गया। और इस हारने के बाद सिर्फ ये वाला आइलैंड तो था ही, इसके अलावा भी जो शौकीन आइलैंड है, ये वाला आइलैंड है जैसे आप देख सकते हैं इस मैप में, यहाँ पर इसे कहते हैं सॉकलिन, सॉरी सॉकलेन आइलैंड। इस सॉकलेन आइलैंड रशिया का था। बट ये वाला आइलैंड का सदर्न हिस्सा जो दक्षिण की ओर हिस्सा है, उस वाले आइलैंड में भी जापान ने अपना कब्जा कर लिया। तो 1905 आते आते ये वाला हिस्सा जापान के साथ था और ये वाला हिस्सा भी जापान के साथ था। ओके, तो जापान ने अपना टेरिटोरी बढ़ा चुका था। फिर आया वर्ल्ड वॉर। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में दो प्रमुख दल था। एक था एक्सिस पावर, जिसमें जापान जर्मनी तरह के देश था, और एक था एलाइड नेशंस। और एलाइड नेशन का पार्ट था यूएस, यूके, फ्रांस, प्रमुख देश। और हम सभी जानते हैं कि एलाइड नेशन इस युद्ध को जीतता था, और जापान जैसे एक्सिस पावर इस युद्ध को हार चुके थे। तो ये जो कन्फ्लिक्ट था ना, ये जापान के साथ वर्ल्ड वॉर टू में यूएस से ज्यादा कन्फ्लिक्ट था। मतलब जापान का पर्ल हार्बर अटैक करने से लेके यूएस का जापान के ऊपर अपना परमाणु जो बॉम्ब है वो फैलने तक। तो जब यूएस और जापान अपने बीच वर्ल्ड वॉर टू में कन्फ्लिक्ट में जुड़े हुए थे, तो उसी बीच सोवियत यूनियन ने वो मौका देखकर वो जो पूरा हिस्सा था ना, इस आइलैंड का हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा सोवियत यूनियन ने वापस अपने पास ले लिया था 1945 में। फिर हुआ वर्ल्ड वॉर टू खत्म। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद आया 1951। सो 1951 में जापान और यूएस के बीच में ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साइन हुआ था।
ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में जापान को मजबूरन, क्योंकि जापान एक हरा हुआ दल से था, तो जापान को मजबूरन कुछ शर्त जो अमेरिका ने पेश किया था वो शर्त माननी पड़ी। ये शर्त कैसे थी? तो पहले ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, ये वाला बढ़ा जा सकता है क्या? इसका जो नीब है ना वो मोटा करना है थोड़ा सा, ये बहुत पतला है। चलिए बाद में देखते हैं। तो इसका नाम था ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में जापान ने कुछ शर्त पे मंजूर कर लिए थे। तो जो शर्त थे वो थे, पहला शर्त कि जापान वो जो आइलैंड है ना उस आइलैंड के ऊपर से अपना जो अधिकार है वो अधिकार वो हटा देगा, वो अधिकार वो फिर नहीं करेगा। ये था पहला वाला शर्त, ओके। तो दूसरा शर्त था वो था कि अब यूएस अपना मिलिट्री जापान में रख सकता है, मतलब यूएस अपना मिलिट्री बेस जापान में अब क्रिएट कर सकता है, रख सकता है पूरी तरीके से। थर्ड शर्त था कि यूएस के अलावा और कोई फॉरेन कंट्रीज जापान में अपना मिलिट्री बेस नहीं कर सकता। और जो फोर्थ शर्त था ना वो वाला शर्त सबसे कंट्रोवर्शियल था। वो शर्त यह था कि यूएस का मिलिट्री जापान में रहेगा, पर उसके बावजूद अगर कोई जापान में अटैक करे, कोई जापान को अटैक करे, तो यूएस मजबूर नहीं है जापान को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये वाला शर्त जापान के लोगों को एकदम नहीं घटी। मतलब ये तीन शर्त वो भी कटक लिए थे, पर तो चारों वाला शर्त ना मतलब बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तो जापान के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो इस प्रोटेस्ट के बाद 1951 के 9 साल बाद 1960 में इस प्रोटेस्ट के लिए यूएस जापान के साथ एक और संधि के लिए राजी हो गया था। ये वाला जो संधि है, ये वाला संधि था द ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन यूएस एंड जापान। द ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन यूएस एंड जापान। तो ये वाला संधि का था। इस वाले संधि में ये जो पहला तीन शर्त था ना, ये पहला तीन शर्त वैसे का वैसा रहा, बट ये जो फोर्थ वाला शर्त था, फोर्थ वाला शर्त में चेंज आया। यूएस ने कहा कि हम मिलिट्री बेस जापान अपने आपके ऊपर रखेंगे, और हम वादा करते हैं अगर कोई कंट्री आपको अटैक करने आए तो हम आपका रक्षा करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये था ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। तो हम कह सकते हैं अभी के अभी जापान को जो मिलिट्री प्रोटेक्शन और जापान का जो मिलिट्री सिस्टम है ना, तो उसका एक लार्जर पार्ट यूएस के हाथों में है। तो अगर हम एक कन्फ्लिक्ट रशिया और जापान के बीच है, तो हम कह भी सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट एक्चुअली में रशिया और यूएस के बीच में ही है, ओके। नाउ कम्स 1956 और 1961 1960, ये जो ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन है, इससे पहले 1956 में जापान ने कोशिश किया था यूएसएसआर के साथ, मतलब सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन करने का। वो जो ट्रीटी थे उसमें ट्रीटी में सोवियत यूनियन ने ये कहा था कि हम इस ट्रीटी में आप पूरा आइलैंड का जो इतना सा हिस्सा है ना, ये जो कुनाशिर आइलैंड का नाम है, इस कुनाशिर आइलैंड को आप रख सकते हो, बाकी का हिस्सा हमारा है। पर जापान ने इस ट्रीटी को मंजूर नहीं किया, क्योंकि ये कुनाशिर आइलैंड इस पूरा हिस्से का सिर्फ 7% है, और जापान को चाहिए पूरा का पूरा आइलैंड अपने पास। तो जापान ने 1956 में इस एग्रीमेंट को मंजूर नहीं किया था। बट उसमें मतलब ये नहीं कि ट्रीटी पूरा बेकार गया। उस ट्रीटी में एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद ही ना जापान के साथ सभी कंट्रीज, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज अपना जो व्यापार है वो बंद कर चुका था। तो 1956 में यूएसएसआर और जापान के बीच व्यापार वापस से चालू हुआ, बट इस आइलैंड को लेकर जो विवाद है वो कोई विवाद का कोई सोल्यूशन 1956 के ट्रीटी में नहीं आया था। अब करंट स्टेटस क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि 2019 में जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि वो जो जितना सा हिस्सा अभी जापान के अधिकार में है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा रशिया के पास है, तो ये वाला हिस्सा रशिया क्लेम करते हैं। तो जापान कहता है कि ये वाला हिस्सा हम नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर हमें ये वाला हिस्सा जो आप लोगों के पास है वो भी हमें चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा है, ओके। और रशिया कहता है कि 1956 में ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं हुआ था कि
कौन सा हिस्सा किसका है। मतलब 1956 का जो एग्रीमेंट हुआ था ना, उस एग्रीमेंट में इस आइलैंड को लेके कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था आइलैंड है किसका, जापान के है या रशिया का है। तो इट वॉज नॉट, देयर वॉज नो परफेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन देम ऑन दैट आइलैंड। ओके, सो कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो अब आती है कि आइलैंड का महत्व क्या है, मतलब इतना लड़ाई, इतना जो खींचातानी है इस आइलैंड को लेके क्यों है। क्योंकि ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। मतलब ये पैसिफिक आइलैंड के ठीक एशिया के बाजू में है ना। तो ये पोजीशन यूएस के लिए भी स्ट्रेटेजिक है, जापान के लिए भी स्ट्रेटेजिक है और रशिया के लिए भी बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। क्योंकि ये देखिए, जापान कंट्रोल में है यूएस का, मतलब कंट्रोल नहीं है, जापान का मिलिट्री यूएस संभालता है और ये है रशिया। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसे आप कह सकते हैं यूएस और रशिया के बीच में एक बफर स्टेट जैसा काम करता है। मतलब इस वाले रशिया और यूएस के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करता है। तो ऑफ कोर्स इससे लेकर रशिया भी बहुत बेचैन है और जापान भी बहुत बेचैन है। नाउ सिर्फ इतना नहीं, ये वाला जो हिस्सा है ना, वे नेचुरल रिसोर्सेस लाइक ऑयल्स एंड नेचुरल गैस से भरा हुआ है। मतलब इसमें तेल का भंडार भी बहुत है। और उसके ऊपर जो तीसरा रीज़न है कि ये वाला जो हिस्सा है, इसका जो कोस्टल एरिया है ना, ये कोस्टल एरिया मछली उत्पादन मतलब फिशिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मतलब बहुत ही अच्छा फिशिंग वहाँ पर किया जा सकता है। वे इतना वजह है कि ये कोरल आइलैंड में जापान भी क्लेम करता है और रशिया भी क्लेम करता है। बट अभी के लिए अकॉर्डिंग टू द लास्ट 1956 एग्रीमेंट, किसी भी कंट्री का उसमें सोवरेनिटी जो है ना, किसी भी कंट्री का इस्टेब्लिश नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो अगर इसके ऊपर कोई और अपडेट आए तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।